लगता है, लेकिन ये रेणुका आराध्या की असल जिंदगी की कहानी है। बिल्कुल। और आज हम उसी अविश्वसनीय सफर की परतों को जरा गहराई से खोलेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके जरिए हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि उन फैसलों के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन यहाँ सिर्फ एक कामयाब इंसान की कहानी सुनाना नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि भाई शून्य से शिखर तक पहुंचने की इस यात्रा में संघर्ष, जोखिम लेने की हिम्मत और बिजनेस की वो कौन सी रणनीतियां छिपी हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। और ऐसी कहानियां अक्सर हमें एक बड़ी दिलचस्प बात सिखाती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे शुरुआती जिंदगी के वो जो बेहद कड़वे और मुश्किल अनुभव होते हैं, वो किसी इंसान को आने वाली चुनौतियों के लिए इस तरह तैयार कर देते हैं कि वो लीक से हटकर सोचने लगता है। ये वो सोच है जो शायद एक आरामदायक जिंदगी में कभी पनप ही नहीं पाती। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ। कहानी का शुरुआती दौर वो बेहद मुश्किल है। गांव में भयानक गरीबी, मतलब इतनी कि परिवार का पेट पालने के लिए दरवाजे दरवाजे जाकर अनाज या पैसे मांगने पड़ते थे। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसकी आज हम शायद कल्पना में नहीं कर सकते। और ये सिर्फ पैसे की तंगी नहीं थी, ये बहुत कम उम्र में एक तरह से आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई थी। जब बचपन ऐसे गुजरता है तो जिंदगी की कीमत और एक एक रुपए का मोल बहुत जल्दी समझ आ जाता है। और इसी दौर से निकलकर उन्होंने कुछ नौकरियां की, और वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ उन्होंने 600 रुपए महीने पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। 600 रुपए? हाँ, जो शायद सिर्फ किसी तरह गुजारा चलाने के लिए थी। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने 300 शवों को ट्रांसपोर्ट करने का काम किया। यहाँ एक पल के लिए रुकना जरूरी है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये जिंदगी की सबसे कठोर, सबसे बड़ी सच्चाई से सीधा आमना सामना था। जब कोई नौजवान रोज रोज जीवन और मृत्यु के चक्र को अपनी आंखों से देखता है तो दुनिया को देखने का उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। किसी पर इतनी कम उम्र में मौत को इतने करीब से देखने का क्या असर हो सकता है? मेरा मतलब, एक तरफ तो ये आपको शायद फौलाद बना दे, पर क्या इसका कोई और पहलू भी हो सकता है जो उनके बाद के फैसलों में झलकता हो? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सबसे बड़ा असर जोखिम की परिभाषा पर पड़ता है। जरा सोचिए, जब आप जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यानी मौत को अपने रोजमर्रा के काम का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर बिजनेस में होने वाले नुकसान का डर आपके लिए क्या मायने रखेगा? पैसे डूबने का डर, नौकरी जाने का डर, ये सब डर उस अनुभव के सामने बहुत छोटे हो जाते हैं। उनका जोखिम लेने का पैमाना ही बदल गया था। मुझे लगता है कि यही वो अनुभव है जिसने उनके अंदर के निडर उद्यमी की नींव रखी। उन्होंने वो देख लिया था जिसके आगे व्यापार का कोई भी जोखिम बहुत मामूली लगता है। ठीक है, तो वो इस मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि सिर्फ गुजारा करना उनकी मंजिल नहीं थी। उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा था, है ना? आराध्य ने एक सपना देखा, एक कार खरीदने का। ये सिर्फ एक गाड़ी खरीदने का सपना नहीं था, ये अपनी किस्मत का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने की एक जिद थी। और जैसा कि अक्सर होता है, पहली कोशिश में कामयाबी नहीं मिलती। सफर हमेशा सीधा नहीं होता। और उनकी पहली कोशिश तो मतलब काफी मजेदार भी थी। जब उन्होंने पहली बार कार चलाने की कोशिश की तो गाड़ी सीधी गेट से जाकर टकरा गई। हाँ, मतलब पहली ही ड्राइव में गाड़ी ठोक दी। ये सुनकर हर उस इंसान को तसल्ली मिलेगी जिसने कभी पार्किंग में गाड़ी खरोंची है। ये दिखाता है कि शुरुआत में हर कोई अनाड़ी ही होता है। ये छोटी सी घटना बहुत कुछ कहती है। ये हमें याद दिलाती है कि बड़े से बड़े सफल लोग भी शुरुआत में लड़खड़ाते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप गिरें, बल्कि ये है कि आप गिरने के बाद दोबारा उठे या वहीं पड़े रह गए। और वो उठे, लेकिन इस बार एक ऐसे दांव के साथ जिसे सुनकर किसी के भी हाथ पैर फूल जाएं। ये बात है साल 2000 की। उन्होंने अपनी पहली कैब के लिए 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन ये कोई बैंक लोन नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी के प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का सारा पैसा दांव पर लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा फैसला था। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना भी लगता है। किसी भी नौकरी पेशा परिवार के लिए पीएफ उनकी जिंदगी भर की कमाई और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। अगर ये दाव उल्टा पड़ जाता तो परिवार सड़क पर आ सकता था। आपकी बात अपनी जगह सही है, ये एक भयानक जोखिम था। लेकिन अगर हम इसे एक उद्यमी के नजर से देखें तो ये सिर्फ एक गाड़ी खरीदना नहीं था, ये भविष्य पर लगाया गया एक ऐसा दाव था जहां पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसे कहते हैं अपने जहाज खुद जला देना, ताकि आप वापस जाने का सोच भी ना सकें।
जब आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो आपके पास सफल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। मतलब ये सिर्फ उनका अकेले का जोखिम नहीं था, इसमें पूरा परिवार शामिल था। बिल्कुल। पत्नी के पीएफ का इस्तेमाल ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का सपना नहीं था, ये पूरे परिवार का साझा विश्वास था। ये बताता है कि उद्यमिता की यात्रा अक्सर अकेले तय नहीं होती। उस एक फैसले में पूरे परिवार की सहमति और एक दूसरे पर वो अटूट भरोसा छिपा था, जो किसी भी बिजनेस की सबसे मजबूत नींव होता है। तो वो पहला और सबसे बड़ा दांव काम कर गया। एक कार से शुरुआत हुई और फिर मेहनत रंग लाई। जल्दी उनके पास 6 कारों का काफिला था। उन्होंने एक एक करके कारें जोड़ी और अपनी कंपनी बनाई। स्पॉट टैक्सी। हाँ, स्पॉट टैक्सी। ये सफर का वो हिस्सा है जिसे हम लीनियर ग्रोथ कहते हैं, यानी एक के बाद एक, धीरे धीरे लेकिन लगातार सीढ़ियां चढ़ना। ये मेहनत और लगन का दौर था। लेकिन एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने में तो सालों लग जाते, और यहीं पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो एक आम ड्राइवर मालिक की सोच से बिल्कुल परे था। साल 2006 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने 6.75 लाख रुपए में एक ऐसी कंपनी ही खरीद ली जो पहले से चल रही थी और जिसके पास 30 कैब थी। और यहीं पर उनकी सोच में वो बड़ा बदलाव दिखता है जो एक छोटे मालिक को एक बड़े बिजनेस ऑपरेटर से अलग करता है। ये ऐसा है जैसे आप सीढ़ियों पर एक एक कदम चढ़ रहे हो। लीनियर ग्रोथ। हाँ, लीनियर ग्रोथ। और फिर अचानक आपको एक लिफ्ट मिल जाए जो आपको सीधे 10वीं मंजिल पर ले जाए। वो 30 कैब वाली कंपनी खरीदना उनके लिए वो लिफ्ट थी। तो ये सिर्फ कैब की संख्या 6 से 36 करने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी रणनीतिक छलांग थी। उन्होंने सिर्फ 30 गाड़ियां नहीं खरीदी, उन्होंने उस कंपनी के बने बनाए ग्राहक, उसके ड्राइवर, उसका पूरा ऑपरेशनल सिस्टम और सबसे कीमती चीज समय एक साथ खरीद लिया। जहां दूसरे लोग एक एक कार खरीदने में महीनों लगाते, उन्होंने एक फैसले से सालों की मेहनत को कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया। ये एक बहुत ही समझदारी भरा और साहसी कदम था। और इस कदम के बाद तो उनकी गाड़ी सच में रॉकेट की रफ्तार से चल पड़ी। अब कहानी कॉर्पोरेट जगत में पहुंचती है। उन्होंने अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम शुरू किया। शुरुआत हुई थी 72,000 रुपए के एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन ये तो बस एंट्री थी। इसके बाद वॉलमार्ट जैसा बड़ा क्लाइंट भी उनके साथ जुड़ गया। बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपके काम की क्वालिटी, आपकी भरोसेमंद सर्विस और आपके सिस्टम पर एक मोहर लग गई है। ये आपके ब्रांड को एक नई पहचान देता है। और नतीजा ये हुआ कि उनका बेड़ा बढ़ते बढ़ते 1300 कैब तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ी संख्या है उस इंसान के लिए जिसने एक टूटी फूटी कार से शुरुआत की थी। 1300 कैब का मालिक होना शिखर पर पहुंचने जैसा है। और जब कोई अपनी पीक पर होता है तो वो और ऊपर जाने की सोचता है ना? आमतौर पर तो यही होता है। लेकिन आराध्य ने यहाँ एक ऐसा फैसला लिया जो मेरी तो समझ से बाहर है। उन्होंने अपनी 1300 कैब की फ्लीट को जानबूझकर कम कर दिया और 800 पर ले आए। कोई अपना कारोबार ऐसे पीछे क्यों खींचेगा? ये तो सीधा सीधा नुकसान दिख रहा है। मुझे समझाइए कि इसके पीछे की सोच क्या थी। और यही वो फैसला है जो उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प और सीखने वाला हिस्सा है। पहली नजर में ये वाकई एक नुकसान लगता है, लेकिन असल में ये एक नुकसान नहीं बल्कि एक दूरदर्शी और शानदार रणनीति थी। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें ड्राइवर 36 महीनों तक किश्तें भरकर अपनी कार का मालिक बन सकता था। मतलब जो ड्राइवर उनकी गाड़ी चला रहा था, 3 साल बाद वो गाड़ी उसी की हो जाती थी। पर इससे उनकी अपनी गाड़ियां तो कम हो गई ना? हाँ, कागज पर उनकी संपत्ति कम हो गई, लेकिन उन्होंने एक संपत्ति के बदले एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया। देखिए, किसी भी कैब बिजनेस की 2 सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। पहली, ड्राइवरों का नौकरी छोड़कर जाना, और दूसरी, गाड़ियों के रख रखाव का भारी भरकम खर्च। जब एक ड्राइवर को ये पता होता है कि एक दिन ये कार उसी की होने वाली है, तो वो उसे सिर्फ एक टैक्सी की तरह नहीं बल्कि अपनी संपत्ति की तरह चलाता है। वो उसकी बेहतर देखभाल करता है, उसे साफ रखता है। अच्छा, मतलब उन्होंने ड्राइवरों को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि एक तरह से पार्टनर बना लिया। एकदम सही। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे आज की बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शंस देती हैं। जब आप उन्हें मालिक बनाते हैं तो वो कंपनी को अपना समझकर चलाते हैं। आराध्य ने भी यही किया। उन्होंने 500 कैब का मालिकाना हक छोड़ा ताकि वो हजारों ड्राइवरों की वफादारी और गाड़ियों के रख रखाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकें। उन्होंने नियंत्रण छोड़ा ताकि वो पूरे इकोसिस्टम को बड़ा कर सकें।
उन्होंने थोड़े समय के आंकड़ों के बजाय लंबे समय के फायदे पर ध्यान दिया। तो आज उनकी कंपनी कहाँ खड़ी है? हमारी जानकारी के मुताबिक आज उनकी कंपनी की कीमत लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए है और इसमें करीब 150 कर्मचारी काम करते हैं। ये एक बहुत ही सम्मानजनक मुकाम है, खासकर उस शुरुआत को देखते हुए जहां से ये सफर शुरू हुआ था। और उनके बिजनेस करने के तरीके से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, आजकल तो हर स्टार्टअप का सपना होता है आईपीओ लाना, यूनिकॉर्न बनना, लेकिन आराध्य का फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने पर है, ना कि सिर्फ उसकी वैल्यूएशन बढ़ाने की दौड़ में शामिल होने पर। इस सोच को आज के स्टार्टअप कल्चर के संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सफलता को अक्सर इस बात से नापा जाता है कि आपकी कंपनी की कागजी कीमत कितनी है, आपने कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठाई है। लेकिन आराध्य का नजरिया इस दौड़ से बिल्कुल अलग है। हाँ, उनका तरीका बिजनेस करने का एक बहुत ही जमीनी और पारंपरिक तरीका है। ये दिखाता है कि उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ कागज पर बड़े नंबर बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा टिकाऊ और नियंत्रित व्यवसाय बनाना है जो लगातार मुनाफा कमाए और लोगों को रोजगार दे। ये सोच शायद उनके शुरुआती जीवन के उन सबकों से ही आई है जहां स्थिरता और जमीन से जुड़े रहना सबसे ज्यादा मायने रखता था। वो जानते हैं कि कागज पर बड़ी दिखने वाली चीजों से ज्यादा जरूरी है कि व्यापार की नींव मजबूत हो। तो अगर हम पूरे सफर को एक साथ देखें, भीख मांगने की नौबत से लेकर 40 करोड़ के साम्राज्य तक, शवों को ढोने के काम से लेकर अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के कर्मचारियों को सफर कराने तक, ये लचीलेपन, जिद और एक असाधारण सोच की कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अवसर तलाशे जा सकते हैं, कैसे सोच समझकर जोखिम उठाए जाते हैं और सबसे जरूरी बात, सफलता को अपनी शर्तों पर कैसे परिभाषित किया जाता है। उनके लिए सफलता 1300 कैब का मालिक होना नहीं था, बल्कि 800 आत्मनिर्भर मालिकों का एक नेटवर्क बनाना था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। इस जानकारी में उस अनोखे ड्राइवर ओनरशिप मॉडल का जिक्र है जिससे उनकी कैब की संख्या घट गई। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या व्यापार में असली विकास का मतलब हमेशा और बड़ा होना और ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना ही है, या कभी-कभी इसका मतलब दूसरों को अपने साथ बढ़ने में मदद करना भी होता है, भले ही इससे आपके सीधे नियंत्रण का पैमाना कागज पर थोड़ा छोटा क्यों ना दिखने लगे।